नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त न्यूज ब्लास्ट का है। चलिए न्यूज ब्लास्ट में आपको खबरों को दिखाते हैं बिल्कुल अलग अंदाज में। सबसे पहले बात राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर लेटेस्ट अपडेट से। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जब फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कांग्रेस का अधिवेशन और अधिवेशन के लिए 2 राज्यों के नाम चर्चा में है। राजस्थान और पंजाब में से किसी राज्य में हो सकता है अधिवेशन। राजस्थान के उदयपुर, जैसलमेर और निमराना के नाम चर्चा में। तीनों में से किसी एक स्थान पर अधिवेशन होने की चर्चा है, लेकिन अधिवेशन से पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। इस माह के अंतिम सप्ताह में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी है और इसी मीटिंग में तय होगी अधिवेशन की जगह और राहुल की ताजपोशी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये अपडेट है राहुल गांधी की ताजपोशी से जुड़ी हुई। जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कांग्रेस का अधिवेशन और अधिवेशन के लिए 2 राज्यों के नाम चर्चा में है, एक राजस्थान, दूसरा पंजाब। आखिर कब आएगी कांग्रेस चुनावी मोड में? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम समेत 5 राज्यों में होंगे चुनाव। कांग्रेस पार्टी के नेता बेसब्री से राहुल गांधी का कर रहे हैं इंतजार। चुनाव वाले राज्यों में विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे हैं रैलियां और रोड शो, लेकिन कांग्रेस में चुनाव को लेकर नहीं है कोई सुगबुगाहट। भाजपा नेताओं ने आसाम और पश्चिम बंगाल का किया सघन दौरा। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बंगाल में लगातार कर रहे हैं दौरे और साथ ही साथ रोड शो भी। और अब 23 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कोलकाता जाएंगे। इस बीच अगले सप्ताह अमित शाह का तमिलनाडु जाने का भी कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक शुरू नहीं किए हैं अपने दौरे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस कब चुनावी मोड में आएगी। एक तरफ जहां बीजेपी तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर तमाम नियमों के तहत कोशिश ये कर रही है, रैलियां की जाए, लोगों को अपने बीच लाया जाए, लोगों के बीच जाकर अपनी योजनाओं को बताया जाए। बंगाल, तमिलनाडु, आसाम समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जहां बेसब्री से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तमाम राज्यों में चुनाव को लेकर कार्यक्रम कर रही है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 शहरी निकाय चुनाव, पार्टी के सिंबल लेने के लिए दावेदारों की भागम दौड़ तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक स्थानीय नेताओं ने बड़े नेताओं से शुरू कर दी है लॉबिंग, लेकिन टिकट वितरण में पार्टी विधायकों की ही ज्यादा चलने के आसार हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए विधायकों की पसंद का रखा जाएगा ध्यान। दावेदारों की रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती जल्द कर सकती है कांग्रेस। पर्यवेक्षक जिलों में जाकर स्थानीय नेताओं और विधायकों के साथ करेंगे रायशुमारी। डोटासरा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव में मुस्तैदी से जुटने के निर्देश दे दिए हैं। कई चुनाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पर जो प्रदर्शन है कांग्रेस का वो कई जगहों पर अच्छा रहा है, लेकिन कई जगहों पर सोच की भी जरूरत है। ऐसे में प्रदेश के 20 जिलों के 90 शहरी निकाय चुनाव, जिसमें पार्टी के सिंबल लेने के लिए दावेदारों की भागदौड़ काफी तेज हो गई है और ऐसे में डोटासरा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव में मुस्तैदी से जुटने के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां खंडार रेंज में टाइगर ने किया ग्वाल पर हमला। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से ये बड़ी खबर, खंडार रेंज में टाइगर ने किया है ग्वाल पर हमला। टाइगर के हमले से बकरी पालक की मौत हुई है। खंडार रेंज के कानेटी के बीहड़ क्षेत्र की यह घटना है। इससे पहले टाइगर ने ट्रैकिंग टीम पर भी किया था हमले का प्रयास, लेकिन टाइगर के हमले से बच गए थे ट्रैकिंग टीम के सदस्य। मृतक का नाम बताया जा रहा पप्पू गुर्जर। मौके पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मौजूद है। तो ये खबर आ रही है सवाई माधोपुर के रणथंभौर से, जहां खंडार रेंज में टाइगर ने किया है ग्वाल पर हमला। टाइगर के हमले से बकरी पालक की मौत हो गई है। खंडार रेंज के कानेटी के बीहड़ क्षेत्र की यह घटना है। इससे पहले भी टाइगर ने ट्रैकिंग टीम पर हमले का प्रयास किया था। ये क्या हो गया अभ्यास में? जी हां, बड़ा सवाल, क्योंकि जोधपुर में भारतीय सेना की कमांडो अभ्यास के दौरान हादसा हुआ है। प्रमुख जलाशय तख्त सागर पर चल रहा था यह अभ्यास। हेलीकॉप्टर से पानी में कूदे थे 4 जवान, लेकिन 3 जवान वापस निकले पानी से बाहर। एक जवान का अभी तक नहीं लगा है पता। तख्त सागर से सटे पूरे क्षेत्र को किया गया है सील और लगातार चल रहा है वृहद खोज अभियान। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है इस अभ्यास में, क्योंकि जोधपुर में भारतीय सेना के कमांडो अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ, जहां प्रमुख जलाशय तख्त सागर पर यह अभ्यास चल रहा था। हेलीकॉप्टर से पानी में 4 जवान कूदे, लेकिन 3 जवान वापस निकले और पानी से बाहर एक जवान अभी तक नहीं निकल पाया है, जिसका पता लगाया जा रहा है।
तख्त सागर से सटे पूरे क्षेत्र को सील किया गया है और लगातार वृहद खोज अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस जवान को जल्द से जल्द खोजा जाए और आखिर क्या हुआ है ये पता लगाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। जोधपुर में भारतीय सेना के कमांडो अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां प्रमुख जलाशय तख्त सागर पर यह अभ्यास चल रहा था। हेलीकॉप्टर से पानी में 4 जवान कूदे, 3 जवान निकले लेकिन एक जवान का पता नहीं लग पाया। लगातार वृहद खोज अभियान चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर गंभीर केंद्र सरकार। आज पंजाब भाजपा नेताओं की होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज शाम 7 बजे से शुरू होगी शाह के आवास पर चर्चा। आज पंजाब भाजपा नेताओं की बैठक होनी है, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। आज शाम 7 बजे से शुरू होगी शाह के आवास पर बैठक। हरजीत ग्रेवाल, सुरजीत जानी और विजय सांपला मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। हालांकि 8 तारीख वो अगली तारीख दी गई 4 के बाद जब बातचीत होगी और इस बातचीत से क्या निकलेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर गंभीर है केंद्र सरकार। आज पंजाब भाजपा नेताओं की बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें शाम 7 बजे का वक्त तय किया गया है। हरजीत ग्रेवाल, सुरजीत जयाणी और विजय सांपला मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। चिकित्सा विभाग से आज की बड़ी खबर आपको बताएं। कोरोना मरीजों के घटते ग्राफ को देखते हुए कम किए आरक्षित बेड। निजी अस्पतालों में आरक्षित बेड का 10% घटाया दायरा। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जारी किया आदेश। अब 100 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों को 30%, 60 से 100 बेड क्षमता वाले अस्पतालों को 20% बेड रखने होंगे रिजर्व। कोरोना मरीजों के लिए ये बेड रखने होंगे अस्पताल में रिजर्व। पूर्व में 100 से अधिक बेड निजी अस्पतालों में 40% किए जाते थे रिजर्व। 60 से 100 बेड क्षमता वाले निजी अस्पतालों में 30% बेड रिजर्व किए जाते थे, जिसमें अब बदलाव किया गया है। अब 100 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों को 30%, जबकि 60 से 100 बेड क्षमता वाले अस्पतालों को 20% बेड रिजर्व रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात सुप्रीम कोर्ट की। जब शीर्ष अदालत ने सरकार को पढ़ाया पारदर्शिता का पाठ। सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी से चहुं और खुशी। फैसले के बाद सवालिया निशान खड़ा करने वाले लोगों को मुंह चढ़ा रही बीजेपी। हालांकि ये फैसला केंद्र सरकार को सबक और संदेश भी दे रहा है। विचार विमर्श और जन भागीदारी की बात महज औपचारिकता नहीं होती। सरकार को संस्थाओं से सलाह मशविरा नहीं लेकर उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। 20,000 करोड़ खर्च कर नई संसद, नए सरकारी कार्यालय और प्रधानमंत्री आवास बनाया जाएगा तो पर्यावरण के जानकार विरासत के संरक्षण में जुटे कार्यकर्ताओं की चिंता जायज है। वहीं सरकार ने इन काबिलोगार बिंदुओं पर अनदेखी की है और ध्यान नहीं दिया है और इस पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा है। ऐसे में ये एक सबक जरूर है और कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर पर यह देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आगे किस तरीके से इस पर काम होता है। अब ईडी होगा और ताकतवर। प्रवर्तन निदेशालय के होंगे अब देश भर में 45 कार्यालय। देश के अनेक हिस्सों में खुलेंगे नए कार्यालय। नए खुलेंगे 2 जोनल व कुछ सब जोनल कार्यालय। गुरुग्राम और भोपाल में खुलेंगे नए जोनल कार्यालय। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी होगी ईडी की नई शुरुआत। सभी 6 उत्तर पूर्वी राज्यों में खुलेंगे ईडी के कार्यालय। गैंगटॉक में भी शुरू होगा नया सब जोनल कार्यालय। नए कार्यालय खुलने की योजना को दिया गया मूर्त रूप। विश्वस्त सूत्रों ने दी अहम जानकारी। नए कार्यालयों में स्टाफ की व्यवस्था के लिए मौजूदा कर्मचारियों का होगा उपयोग। स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या में भी बदलाव हुआ है। ऐसे में कुछ अधिकारियों को किया जाएगा इधर उधर। जयपुर में उप निदेशक के 5 पदों में से हुई 1 की कटौती। जयपुर से सहायक कानूनी सलाहकार पद की भी हुई विदाई। इस साल 31 मार्च तक सभी नई इकाइयां सक्रिय हो जाएंगी। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण, जब ताकत बढ़ेगी ईडी की तो और क्या कुछ बदलाव आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब ईडी और ज्यादा ताकतवर होने वाला है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के अब देश भर में 45 कार्यालय होंगे। देश के अनेक हिस्सों में खुलेंगे नए कार्यालय। चलिए आगे बढ़ते, आपको बताएं नए बिल्डिंग बायलॉज को लेकर बड़ी खबर। जयपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज लागू करने का रास्ता साफ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर दी मंजूरी। नए बिल्डिंग बायलॉज राजधानी में लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। जेडीए की ओर से राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लागू होंगे नए बायलॉज। राजधानी की विशिष्ट सड़कों पर रखे गए मापदंड पूर्व में लागू बायलॉज के अनुसार रखे गए निर्माण के मापदंड 2500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर लागू होगा।
डीम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम और साथ ही साथ 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और 18 मीटर ऊंचाई तक निर्माण पर लागू होगा ये सिस्टम। निर्माणकर्ता पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे निकाय में प्रस्तुत कर निर्माण शुरू कर सकेंगे। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं जिसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और अब नए बिल्डिंग बायलॉज को लेकर ये बड़ी खबर आई है। जयपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इस बार बिना अतिथि के गणतंत्र दिवस की परेड, ये बड़ा सवाल। लेकिन गणतंत्र बनने के बाद आज तक नहीं हुआ है ऐसा कभी। हमेशा किसी न किसी विदेशी मेहमान की मौजूदगी में परेड का आयोजन हुआ है। इस बार भी ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को न्योता भेजा गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण बोरिस ने असमर्थता जताई। अब 20 दिन से भी लगभग कम समय रह गया, ऐसे में सरकार कैसे करेगी सब मैनेज। इस समय दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष वायरस से निपटने में लगे हुए हैं। मौजूदा समय में कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी सभी देशों को डाली है चिंता में। ऐसे में गणतंत्र दिवस के विशाल आयोजन से हो सकता है खतरा। ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो अब ये कम से कम इतने कम दिन बचे हैं उसमें किसको लाया जाएगा बतौर विदेशी मेहमान इस खास कार्यक्रम में। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार नहीं दिखेगी राजस्थान की झांकी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होती है परेड। विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति की रंग झांकी में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान का वैभव परेड का हिस्सा नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की उदासीनता के चलते झांकी परेड का हिस्सा नहीं होगी। झांकी के संबंध में कला संस्कृति विभाग ने केंद्र से पत्र व्यवहार नहीं किया और न ही विभाग को रक्षा मंत्रालय की ओर से किसी तरह की लिखित सूचना मिली। ऐसे में ये बड़ा सवाल कि आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई है। गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार नहीं दिखेगी राजस्थान की झांकी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होती है परेड। विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति के रंग झांकी में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान का वैभव परेड का हिस्सा नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की उदासीनता के चलते झांकी परेड का हिस्सा नहीं होगी। जब शीर्ष अदालत ने सरकार को पढ़ाया पारदर्शिता का पाठ, सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी से चहू और खुशी। फैसले के बाद सवालिया निशान खड़ा करने वालों को मुंह चढ़ा रही बीजेपी। हालांकि ये फैसला केंद्र सरकार को सबक और संदेश भी दे रहा है। विचार विमर्श और जन भागीदारी की बात महज औपचारिकता नहीं होती। सरकार को संस्थाओं से सलाह मशविरा नहीं लेकर उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। 20,000 करोड़ खर्च कर नई संसद, नई सरकारी कार्यालय और प्रधानमंत्री आवास बनाया जाएगा तो पर्यावरण के जानकार और विरासत के संरक्षण में जुटे कार्यकर्ताओं की चिंता जायज है। वहीं सरकार ने इन काबिलेगौर बिंदुओं की अनदेखी कर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा है। आगे बढ़ते बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की विदेशों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा है। कोरोना महामारी के दौरान प्रभावी कामों को सराहा टाइम्स मैगजीन ने। टाइम मैगजीन ने 3 पन्नों का लेख छापकर की है योगी की तारीफ। कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए उठाए कदम सभी के लिए उदाहरण। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आकलन कर जरूरी कदम उठाने की रणनीति बनाई। लेख में मुख्यमंत्री योगी के टीम 11 का भी जिक्र किया गया। इससे पहले WHO भी कर चुका है उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ। तो ये एक अच्छी बात। विदेशों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई है। कोरोना महामारी के दौरान प्रभावी कामों को सराहा गया है। टाइम्स मैगजीन ने 3 पन्नों का लेख छापकर योगी की तारीफ की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। मुख्यमंत्री योगी ने कल अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे योगी। मुलाकात के दौरान मोदी से कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। विधान परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत होगी। मकर संक्रांति के बाद यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर की प्रगति रिपोर्ट भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और न्यूज ब्लास्ट में बात कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों की कल दूसरी परीक्षा है। वैक्सीनेशन से पहले 8 जनवरी को प्रदेश भर में फिर से होगा ड्राई रन। प्रथम फेज में 7 जिलों में सफल रहा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। अब शेष बचे जिलों में कल होगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। वैक्सीनेशन के लिए जिलों में भी तैयारियों की बाकायदा रिहर्सल होगी। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल, निजी अस्पताल, अर्बन PHC सहित रूरल PHC में ड्राई रन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट भी मुख्यालय पर की गई है तलब। अभी तक एक भी
वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 37 मिनट का समय लगा है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह से होता है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों की कल दूसरी परीक्षा है। वैक्सीनेशन से पहले 8 जनवरी को प्रदेश भर में फिर से होगा ड्राई रन। प्रथम फेज में 7 जिलों में सफल रहा था वैक्सीनेशन का ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट्स का जिम्मेदार कौन? 3 जनवरी को 2 स्वदेशी कंपनियों को मिल चुकी है इजाजत, लेकिन मंजूरी के एक दिन बाद से ही शुरू हुई टीका टिप्पणी और अपने मुनाफे को देखते हुए दोनों ने सुलह भी कर ली। अब लोगों की जान बचाने के लिए शुरू करने वाली है टीकाकरण, पर अब लोगों के जहन में एक ही सवाल, आखिर टीके के दुष्प्रभावों की जवाबदेही किसकी होगी? अगर साइड इफेक्ट्स की जिम्मेदारी वैक्सीन निर्माता कंपनी की ही होती है, दुष्परिणाम सामने आने पर कंपनी को ठहराया जाता है जिम्मेदार, लेकिन इस बार वैक्सीन का निर्माण असामान्य हालातों में हुआ है। ऐसे में कंपनियां चाहती हैं इन हालातों में सरकार ही ले जिम्मेदारी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिस तरीके से 3 जनवरी को 2 स्वदेशी कंपनियों को इजाजत मिल गई है, लेकिन मंजूरी के एक दिन के बाद ही टीका टिप्पणी का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश में एक बार फिर रिश्तों का दर्दनाक अंत हुआ है। युवक ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों का गला रेता और 3 हत्या करने के बाद युवक ने खुद भी लगा ली फांसी। खातीपुरा तिराहा स्थित बुनकर कॉलोनी में हुई घटना। सवाई माधोपुर निवासी गिरिराज राणा के रूप में युवक की पहचान हुई है। कर्ज से परेशान बताया जा रहा था ये युवक। वैशाली नगर थाना पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। तो प्रदेश में एक बार फिर रिश्तों का खत्म हुआ है। युवक ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों का गला रेता और 3 हत्या करने के बाद युवक ने फांसी लगा ली। खातीपुरा तिराहा स्थित बुनकर कॉलोनी में यह घटना हुई है। सवाई माधोपुर निवासी गिरिराज राणा के रूप में इस युवक की पहचान हुई। कर्ज से परेशान बताया जा रहा था ये युवक। वैशाली नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और देखना यह बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर किस तरीके की किस कर्ज से ये परेशान चल रहा था। बीकानेर में एसीबी का बड़ा ट्रैप। बिजली बोर्ड में एसीबी ने किया है बड़ा ट्रैप। फील्ड इंजीनियर नारायण व्यास को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। साथ ही दलाल कन्हैया लाल को भी दबोचा। एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप। वीसीआर के अमाउंट में फायदा पहुंचाने के लिए मांगी थी घूस। डीजीपीएल सोनी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां बीकानेर में एसीबी का बड़ा ट्रैप हुआ है। बिजली बोर्ड में एसीबी ने बड़ा ट्रैप किया है। फील्ड इंजीनियर नारायण व्यास को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही दलाल कन्हैया लाल को भी दबोचा है। एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। वीसीआर के अमाउंट में फायदा पहुंचाने के लिए भी मांगी थी घूस। डीजीपीएल सोनी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार एसीबी तमाम बड़े काम कर रही है और तमाम बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय से जुड़ा प्रकरण। सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरे प्रकरण पर सुनवाई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को जारी किया गया नोटिस। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी नोटिस। बसपा और मदन दिलावर को एसएलपी पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में बसपा ने दी दलील। कहा बसपा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विलय का फैसला राज्य की यूनिट नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रीय इकाई पार्टी का विलय ना कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा सभी से जवाब। ऐसे में ये बड़ा डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं अब देखना ये कि इस पूरे मामले में अब क्या कुछ होता है, क्योंकि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय से जुड़ा ये प्रकरण है, जहां सुप्रीम कोर्ट में पूरे प्रकरण पर सुनवाई हुई और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया। साथ ही साथ बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी नोटिस दिया गया है। कार खरीदने में करना पड़ सकता है 8 माह तक का इंतजार। अधिकतर कंपनियों के छोटे से लेकर बड़े मॉडल पर वेटिंग बरकरार। लो कॉस्ट लोन और पर्सनल व्हीकल की डिमांड ने बढ़ाया इंतजार। कंपनियां दोगुना प्रोडक्शन कर घटा रहे हैं वेटिंग पीरियड। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई नियुक्तियां कर रही है कंपनी। ऐसे में देखिए, अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 8 माह तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर कंपनियों के छोटे से लेकर बड़े मॉडल पर वेटिंग बरकरार है। लो कॉस्ट लोन और पर्सनल व्हीकल की डिमांड ने इंतजार बढ़ा दिया है। कंपनियां दोगुना प्रोडक्शन कर वेटिंग पीरियड घटाने की कोशिश कर रही है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई नियुक्तियां भी लगातार कंपनी कर रही है, ताकि जो वेटिंग टाइम है उसको कम से कम करके जो ग्राहक व्हीकल पाना चाहते हैं उनको कम से कम समय में ये व्हीकल मुहैया कराया जाए। कोरोना के बाद फिर से रियल एस्टेट सेक्टर में आ रहा है उभार। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट, बीती जुलाई से दिसंबर के बीच 8 बड़े शहरों में बिके 95,000 मकान।
रियल एस्टेट 2020 की चौथी तिमाही में नई लॉन्चिंग 77 बढ़ी। महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी घटने से बिक्री में हुई बढ़त। दिसंबर तिमाही में बिक्री 2019 के औसत से 147% तक बढ़ी। रियल एस्टेट सेक्टर में उम्मीद से ज्यादा तेजी से रिकवरी हो रही है। मकानों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ऐसे में ये एक अच्छी खबर है क्योंकि कोरोना के बाद फिर से रियल एस्टेट सेक्टर में उभार आ रहा है। नाइट फ्रैंक इंडिया की ये रिपोर्ट है, जहां जुलाई से दिसंबर के बीच 8 बड़े शहरों में बिके 95,000 मकान। जीडीपी में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। विश्व बैंक का जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान। परिवार के स्तर पर व्यय और निजी निवेश में कमी। वहीं अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 5.4% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। कई देश में कोविड टीके को मिली मंजूरी के बाद यह अनुमान जताया जा रहा है। जीडीपी में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान। मोदी की मौजूदगी में सीएम गहलोत का भाषण। 9.5 मिनट के भाषण में छाए अहम मुद्दे। मौका था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खंड लोकार्पण का। प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया गहलोत ने। पार्टी से ऊपर उठकर विकास के काम करने की भी कही बात। नेहरू और मनमोहन सिंह की उपलब्धियों का भी किया बखान। तो राजस्थान के बंद प्रोजेक्ट्स की पुरजोर मांग उठाई। लोकार्पण कार्यक्रम के बड़े मंच का पूरा फायदा उठाया गहलोत ने। प्रदेश के विकास को लेकर अपनी बात रखी मुख्यमंत्री ने। जब गहलोत ने भाषण खत्म किया तो खुद मोदी ने बजाई ताली। दोनों नेताओं ने दिया एक दूसरे को पूरा सम्मान। तो कहीं ना कहीं ये आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, जब मौका था और मौजूदगी भी थी। मोदी की मौजूदगी में सीएम गहलोत का भाषण हुआ। 9.5 मिनट के भाषण में अहम मुद्दे छाए रहे। मौका था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खंड लोकार्पण का। प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया गहलोत ने। पार्टी से ऊपर उठकर विकास के काम करने की भी कही बात। नेहरू और मनमोहन सिंह की उपलब्धियों का भी यहाँ बखान किया। तो राजस्थान के बंद प्रोजेक्ट्स की पुरजोर मांग भी उठाई। लोकार्पण कार्यक्रम के बड़े मंच का पूरा फायदा उठाया गहलोत ने। प्रदेश के विकास को लेकर अपनी बात रखी मुख्यमंत्री ने। जब गहलोत ने भाषण खत्म किया तो खुद मोदी ने ताली बजाई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का पूरा सम्मान किया। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।